वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य के बारे में। और हिंदी साहित्य जब आप सब्जेक्ट लेते हैं, बीए में एडमिशन लेते हैं और हिंदी में आप सोचते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना होता है। ठीक है, यानी हिंदी काव्य आपको जानना होता है, चाहे आदिकालीन हिंदी काव्य की बात करें, चाहे मध्यकालीन, चाहे रीतिकालीन और चाहे आधुनिक कालीन काव्य की बात की जाए। तो जब आप हिंदी काव्य की बात करते हैं तो आप जितने भी हिंदी साहित्य का इतिहास में जैसे चार कालखंड हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है, जिसको गद्यकाल भी कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इन कालों को अलग अलग नाम से पुकारा है, उस पर चर्चा ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ें मैं आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएंगी क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में 2022 और 2023 में अधिकतर विश्वविद्यालयों में पूछा गया है और अब की बार बहुत ही प्रबल संभावना है पूछे जाने की। तो इन प्रश्न को, ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं अब की बार, उन पर खास करके मेरा फोकस है और उन्हीं के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इन प्रश्नों को समझेंगे कि आखिरकार इन प्रश्नों के अंतर्गत हमको क्या क्या लिखना होता है, कैसी कैसी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। समस्त पहलुओं पर चर्चा करेंगे, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना होगा। हिंदी काव्य में खास करके जैसे कि आप आदिकालीन साहित्य में जैसे अमीर खुसरो के बारे में आप पढ़ते हैं, आप विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं, आप जो है गोरखनाथ के बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा आप भक्ति काल में आते हैं तो आप जो है कबीरदास के बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। फिर रीतिकाल में आते हैं, आचार्य केशवदास, घनानंद और बिहारी के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में और आगे आते हैं आप जो है पढ़ते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ना पड़ता है और मैथिली शरण गुप्त को। कुछ विश्वविद्यालय में या लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको जानना होता है। और इसके बाद में भारतेंदु जी के बाद में आप देखते हैं कि छायावाद में आपको पढ़ना होता है, खास करके जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, इन सभी के बारे में। फिर आगे आप और बढ़ते हैं तो और भी चीज़ों के बारे में और भी कवियों के बारे में आपको पढ़ना होता है। कुल मिलाकर के संपूर्ण हिंदी साहित्य में जो काव्य वाला एरिया होता है उसमें उससे सभी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें संपूर्ण गद्य के बारे में आपको जानकारी ग्रहण करनी होगी, लेकिन इसमें हिंदी काव्य आपको संपूर्ण पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जानेंगे। खास करके अगर बात की जाए छायावाद के, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद को लेकर के कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए या सिद्ध कीजिए कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं, या जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, ये सिद्ध कीजिए। या जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में कैसे आप देखते हैं, उसको विवेचना कीजिए उसकी। ऐसे तमाम टाइप के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो उसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। आपसे अगर आज के वीडियो के माध्यम से प्रश्न पूछेगा, मतलब कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो कि जैसे जयशंकर प्रसाद की काव्य की क्या विशेषताएं हैं तो उसको भी आप बता पाएंगे। आपसे पूछेगा जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में तो उसके बारे में बता पाएंगे। और रचनाओं को तो मैं बताऊंगा, लेकिन जो इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में कुछ बातें अगर आपसे पूछेगा, जैसे कामायनी के बारे में कुछ पूछ ले तो उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो ओवरऑल आप जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इस सेशन को अटेंड करने के बाद में निश्चित तौर पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। बात की जाए जयशंकर प्रसाद के बारे में तो महाकवि रहे हैं, गद्य में भी काम किया है इन्होंने और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बहुमुखी और विराट प्रतिभा लेकर के ये अवतीर्ण हुए थे। जहाँ एक और आप देखते हैं कि उनके व्यक्तित्व में कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की चीज़ें संकलित हैं। वहीं दूसरी तरफ साहित्य की खास करके जो काव्य वाली धारणा है उसको भी अपने में समेटे हुए हैं। ये चाहे कहानी लिखते हों, चाहे नाटक लिखा है, चाहे उपन्यास लिखा है, सभी में कहीं ना कहीं पे अपनी ख्याति प्राप्त करी है। इनके काव्य में आप देखते हैं महाकाव्य भी लिखे हैं, कामायनी महाकाव्य जो कि एक प्रकार से छायावाद का, एक प्रकार से बोले तो रामचरितमानस आप बोल सकते हैं। जैसे कि भक्ति काल में जो स्थान रामचरितमानस का है, छायावाद में वही स्थान आप मान सकते हैं कि भाई इनकी रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का है, महाकाव्य है कामायनी। तो कामायनी मेरे पास है
और रामचरितमानस भी मेरे पास है। सारी पुस्तकें लगभग हमारे यहाँ पर रखी हुई हैं, तो अगर आप चाहें तो कामायनी पढ़ भी सकते हैं। हालांकि ज़्यादा रुपए की नहीं आती, 30-35 या 40-50 रुपए की कुछ आती है इसे, ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, तो आसानी से आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। हालांकि पूरी कामायनी पढ़ने से आपको ये होगा कि आपको पूरा का पूरा एक समझने, मतलब जयशंकर प्रसाद के बारे में आप जान पाएंगे। अगर कामायनी को पढ़ेंगे तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद के विचारों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे हैं उन्हीं जयशंकर प्रसाद के बारे में जो काशी में जन्मे थे। गोवर्धन सराय मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। सुखनी साहू परिवार में आप सभी को पता होगा। और ख़ास करके इनका जन्म हुआ था कब भैया, 1889 को जन्म होता है। और ख़ास करके इनका परिवार दानशीलता और सामाजिक प्रतिष्ठा और साहित्यिक अभिरुचि के लिए जाना जाता था। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात की जाए तो ये खास करके बहुत ही शुरुआत से आप देखते हैं कि इनका जीवन आगे चल करके बड़ा ही जो है विपत्तियों का सामना इनको करना पड़ता है जीवन में। और बहुत ही एक प्रकार से गृहस्थी जो है इनको आ जाती है शुरुआत से, चूँकि इनके आप देखते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा जो है क्वींस कॉलेज में 7वीं हिंदी तक ही नियमित रूप से हो पाई थी। उसके बाद में गृहस्थी के झंझटों में पड़ जाते हैं और पाठशाला छोड़ देते हैं। और 12, 15 और 17 वर्ष की अवस्था में पिता माता और जो है इनके भाई का देहांत हो जाता है। 12 वर्ष में इनके पिता का देहांत हो जाता है। 15 साल के जब ये थे तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। जब ये 17 साल के थे तो इनके भाई का देहावसान हो जाता है, जो कि इनके पिता तुल्य भाई थे, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा का सारा घर का बोझ जो है इनके ऊपर आ जाता है। सुघनी साहू परिवार का मतलब होता है, सुघनी एक तम्बाकू का व्यापार होता है। सुघनी तम्बाकू होती है एक, तो उसी का व्यापार करते थे ये, ठीक है। तो तम्बाकू का व्यापार करते थे, लाखों का तम्बाकू ये बेचा करते थे, मतलब इनके घर वाले। तो क्या हुआ कि भाई जब सभी लोग खत्म हो गए तो फिर तम्बाकू का व्यापार इनका जो था वो ठप हो गया और बहुत गृह कलह फैल गई। बहुत ही एक प्रकार से मतलब आर्थिक तंगी भी बहुत आई इनके जीवन में और बीमारियों का सामना भी करते चले गए। और कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि बहुत ही कम अवस्था में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया 1909 ईस्वी में, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि भाई इनके जो काव्य कृतियाँ हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में हम ये सिद्ध करेंगे कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि कैसे हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और तमाम प्रकार के उदाहरण के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद बहुत काव्य कृतियों की रचना करते हैं। और खास करके जब आप हिंदी काव्य पढ़ते हैं तो इनकी काव्य कृतियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात की जाए तो इनको समझना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद खास करके आप देखते हैं इनका जब बालक जीवन होता है वो सरल दिखाई पड़ता है। और आप देखते हैं फिर उसके बाद में जब बाल जीवन रहता है तो एकदम सरल जीवन होता है। लेकिन जैसे ये थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, इनके ऊपर गृहस्थी का बोझ आता है, फिर देखिए एक हिमालय की भांति कठोर हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व निखर करके आता है इनके जीवन में कि उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर पाता है। तो उस प्रकार के हैं जयशंकर प्रसाद। कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो उनकी काव्य कृतियों को कुछ इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। इनकी रचना है चित्राधार, पहली काव्य संग्रह चित्राधार इनकी है। और कलाधर नाम से इंदु पत्रिका में प्रसाद जी की जो कविताएं प्रकाशित होती रही हैं उन्हीं सभी का संकलन जो है आगे चल करके चित्राधार के नाम से प्रकाशित होता है। चित्राधार एक काव्य संग्रह है, या ऐसे बोले कि हिंदी साहित्य में खास करके जयशंकर प्रसाद ने जो कविताएं कलाधर नाम से लिखी हैं, चूँकि कलाधर के नाम से कुछ रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई थी इंदु पत्रिका में 1929 में, जो 1909 में जो पत्रिका प्रकाशित करवाई थी इंदु पत्रिका, उसी से प्रकाशित होती थी। कौन सी? जो कलाधर नाम से इन्होंने रचनाएं लिखी थी इंदु पत्रिका से प्रकाशित होती थी। जितनी भी रचनाएं इन्होंने कलाधर नाम से लिखी हैं जयशंकर प्रसाद ने, वो सारी की सारी रचनाओं को इकट्ठा करके एक पुस्तक बनाई गई और उसी पुस्तक को नाम दिया गया चित्राधार। चित्राधार का जो प्रकाशन हुआ है इसमें, इसका प्रकाशन लगभग 1906 से लेकर के 1909 के बीच में हुआ है। और आपको बता दूं कि 1906 से 9 के बीच में इन सभी कविताओं का रचना काल है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सभी कविताओं को 3 वर्ष की कविताएं लगभग इनकी शुरुआती जीवन की, उनको एक प्रकार से एक पुस्तक के रूप में, एक काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित करवाया गया चित्राधार के नाम से। तो ये पहला काव्य संग्रह इनका है जयशंकर प्रसाद जी का। दूसरी रचना इनकी है कानन कुसुम। कानन कुसुम प्रसाद जी का अगर बात की जाए तो ये भी कविताओं का ही संकलन है, यानी काव्य संग्रह है। कानन कुसुम प्रसाद जी की सन 1912 से 1917 ईस्वी के बीच में जो इन्होंने कविताएं लिखी प्रसाद जी ने, उन्हीं कविताओं का संकलन है। उन्हीं कविताओं को इकट्ठा करके एक पुस्तक बना दी गई कानन कुसुम नाम से। और इस संकलन की अधिकांश कविताओं का विषय जो रहा है परम तत्व रहा है,
मतलब कि पार ब्रह्म परम तत्व इसी की बात करते हैं। कुछ कविताओं में प्रकृति के सुंदर चित्र भी आपको मिलेंगे कानन कुसुम में, बाकी परम तत्व की बात ही की गई है, परम सत्ता की बात की गई है। तो ये रचनाएं हैं कानन कुसुम में, जो मतलब कानन कुसुम जो रचना है ये काव्य संग्रह है, ठीक है। तीसरा जो काव्य संग्रह इनका है वो है करुणालय। करुणालय की अगर बात करें तो करुणालय जो है ये सबसे पहले इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और आगे चल करके पुस्तक के रूप में ये आता है और उसका प्रकाशन होता है करुणालय का। और हिंदी का संभवतः प्रथम गीत नाट्य है ये। क्या है भैया? करुणालय एक गीत नाट्य है, ठीक है, जिसमें कवि ने आतुकांत मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है, उसको अपनाया है, और धर्म के नाम पर होने वाली जो बुराइयां हैं, जो भर्त्सना है, उसका एक प्रकार से उसको दिखाने का काम किया है, और बुराइयों को ख़त्म करने का काम किया है करुणालय रचना में। बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशन होता है, लेकिन पहले इंदु पत्रिका से करुणालय जो गीति नाट्य है उसका प्रकाशन होता है। प्रथम गीति नाट्य है खास करके जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय, ठीक है। आगे देखिए, इनकी चौथी रचना है महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व की बात की जाए तो ये एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। ऐतिहासिक खंड काव्य की अगर बात करें तो अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी की अगर रचनाओं को आप देखिएगा तो चाहे कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं तो सब ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं, और आप देखिएगा ये इन्होंने उपन्यास लिखा है तो उपन्यास भी इन्होंने कैसा लिखा है, उपन्यास इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। तो उपन्यास भी इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, और इसके अलावा और भी एक कई सारे उपन्यास इनके हैं, ठीक है, जो इन्होंने लिखे हैं। और आपके पाठ्यक्रम में एक उपन्यास मतलब इनका जो है थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, खास ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी इनका आपको पढ़ना पड़ेगा, नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो नाटकों में भी ऐतिहासिकता आपको इनमें दिखाई पड़ेगी। अच्छा, उपन्यास इनके नहीं, उपन्यास जो है इनके कंकाल, तितली, इरावती, ये तीन हैं। कंकाल, तितली और इरावती जो लिखा है अपूर्ण लिखा, तो इरावती ये सब उपन्यास है इनके। थर्ड सेमेस्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा, थर्ड सेमेस्टर में भी जयशंकर प्रसाद को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो इनकी कहानियाँ हैं उसमें जैसे कि आप देखते हैं आकाशदीप कहानी हो गई या अन्य कहानियाँ हैं, और जो नाटक लिखे हैं उन्होंने या एकांकियाँ लिखी हैं, वो भी इनकी एकांकियाँ नाटक की बात की तो सब ऐतिहासिकता पर ही आधारित रही हैं, ठीक है। तो उसी दृष्टि से महाराणा प्रताप का महत्व ये खंड काव्य है, और खंड काव्य और एक होता है महाकाव्य। तो खंड काव्य जो लिखा, अच्छा महाकाव्य में कामायनी लिखा, खंड काव्य में महाराणा का महत्व लिखा। तो ये ऐतिहासिक खंड काव्य है जो करुणालय की ही भांति आतुकांत मात्रिक छंदों में लिखा गया है। इसका कथानक किया है कि राणा प्रताप के सैनिक अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी को बंदी बना लेते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना जो हैं ये रहीम दास हैं, जो कि हिंदी साहित्य के कवि भी रहे हैं। रहीम दास को आप जानते होंगे, रहीम, रहीम के दोहे पढ़ते होंगे। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है उन्हीं का पूरा नाम था रहीम दास का, ठीक है। उनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था बैरम खान। बैरम खान के पुत्र थे, और बैरम खान जो थे वो अकबर के सेनापति हुआ करते थे। बाबर के मतलब हुमायूं के सेनापति थे, लेकिन आप देखते हैं जब अकबर जो है छोटा सा होता है तभी गद्दी पर जब बैठता है, हेमू से युद्ध होता है तो बैरम खान ने एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी बैरम खान ने। तो बैरम खान के संरक्षण में ही अकबर जो है बड़े होते हैं। तो उन्हीं के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, और सेनापति भी थे। तो उन्हीं को बंदी बना लिया गया था राणा प्रताप के सैनिकों के द्वारा। किंतु राणा प्रताप बड़े आदर और सम्मान के साथ अब्दुल रहीम खान खाना चूंकि ज्ञानी व्यक्ति थे तो उनको छोड़ देते हैं, वापस भेज देते हैं। और इस कथानक के माध्यम से प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति की गरिमा को प्रदर्शित करने का काम किया है। महाराणा का महत्व, ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई। उसमें जो इतिहास नहीं देख पाया उसको जयशंकर प्रसाद की लेखनी ने परखा, ठीक है। आगे देखिए, पांचवी रचना इनकी प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है ये खास करके हिंदी संसार में, हिंदी काव्य के संसार में एक नया संदेश लेकर के आया, एक नूतन संदेश लेकर के आया। और इसमें वियोग है, व्यथा है, किंतु रूप जन्य मोह से ऊपर उठने की चेष्टा भी आप देखिएगा प्रेम पथिक रचना में मिलेगी। और यह उस प्रेम की ओर ले जाना चाहता है जहाँ स्वार्थ और कामनाओं को छोड़ करके आत्मोत्सर्ग की साधना चल रही है, जहाँ प्रेम सृष्टि की सर्वोत्तम देन है। प्रेम को केवल मांसल चित्रण नहीं होता, प्रेम या प्रेम केवल एक प्रकार से शारीरिक भोग की वस्तु नहीं होती है। प्रेम का माध्यम एक प्रकार से परम तत्व को प्राप्त करना होता है। प्रेम
साधन के माध्यम से, यानी प्रेम को एक प्रकार से एक कहीं ना कहीं पे सर्वोत्तम देन माना है सृष्टि की जयशंकर प्रसाद ने, और उनका प्रेम अलग है। जैसे कि आप देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों का जो प्रेम है वो अलग है, लेकिन जयशंकर प्रसाद का प्रेम जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको अलगाव दिखेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा प्रश्न है, मतलब कि छठा जो रचना इनकी है वो झरना। झरना की अगर बात की जाए तो समालोचक इस काव्य को छायावाद के परिवर्तन का श्रेय देते हैं झरना को। झरना निश्चित रूप से प्रसाद जी का टर्निंग पॉइंट रहा है। झरना बड़ा फेमस काव्य रहा है, टर्निंग पॉइंट इनका रहा है जीवन का, और यहाँ उनके जीवन का एक युग समाप्त होता है और नई सोच का आरंभ होता है। नई कल्पना झरना में आपको मिलेगी, नए उपमान, नवीन कथ्य जो है आपको झरना नामक काव्य में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये है झरना। सातवीं रचना जो है इनकी हिंदी काव्य में या काव्य संग्रह है वो बहुत ही फेमस है, आंसू। आंसू की अगर बात की जाए तो आंसू को मानव जीवन का प्रकर्ष का गान कह दिया गया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह अत्यंत सुंदर विरह काव्य है आंसू, और हिंदी साहित्य का मेघदूत भी कहा जाता है आंसू को। इसमें विरह दग्ध हृदय के उद्गारों की मार्मिक व्यंजना हुई है। इसमें भाषा और भावों की मृदुलता है, उपमाओं की मनोरमता है, कल्पनाओं की सुंदर उड़ान भी आपको इसमें देखने को मिलती है, और हृदय प्रतिलक्ष्य मतलब लालायित होता रहता है, इसको प्रतिक्षण जो है लालायित होता रहता है इसको पढ़ने के बाद में। मतलब इसको पढ़ेंगे आंसू, जब आप काव्य संग्रह पढ़ते हैं तो मज़ा आ जाता है एकदम से। आंसू रचना भी शायद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कि नहीं है, हालांकि आंसू के प्रथम 5 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ठीक है, और बाकी आंसू लंबी कविता है, और खास करके उसकी व्याख्या भी मैंने की थी। और आंसू रचना जब आप पढ़ते तो शुरुआत में आप देखते हैं लिखा है कि जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसी प्रकार से इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से कहती कुछ विस्मित बीती बातें। आती है सोन क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरें, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरें। ये जो है आंसू के कुछ पद हैं जो कि आप देखिएगा एक जो है हिंदी साहित्य के प्रबल कवि हैं, खास करके आप सभी को पता होगा कुमार जी, कुमार विश्वास जी आंसू कविता का पाठ करते हैं। आप उनकी यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा उसको सुनने में। अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो, और बहुत बड़े कवि हैं हिंदी साहित्य के। तो आंसू जो है एक प्रकार से हिंदी साहित्य में जब आप उसको पढ़ते हैं तो एक प्रकार से मनोरमता और कल्पनाओं की सुंदर उड़ान आपको देखने को मिलती है। हृदय प्रतिक्षण लालायित रहता है उसको पढ़ने के लिए, आगे क्या है आगे क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आंसू के संदर्भ में कि प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसमें या जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया, अपनी तरफ खींचा, और इसमें अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की अपार शक्ति का, और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल के संयम का, इन सभी का आभास जो है होता है इस रचना को पढ़ने के बाद में। तो जयशंकर प्रसाद की इस रचना को अगर रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा तो आप सोचो ये रचना कितनी, चूंकि जयशंकर प्रसाद की और रचनाओं के बारे में जयशंकर प्रसाद को खास करके या छायावाद का ही एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं रामचंद्र शुक्ल विरोधी रहे हैं, या रामचंद्र शुक्ल जो है आलोचना करते, क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, सबसे बड़े आलोचक हैं हिंदी साहित्य के। लेकिन जितना पसंद वो भक्ति काल को करते हैं या अन्य चीज़ों को करते हैं, कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा छायावाद को उतना महत्व नहीं देते हैं वो। लेकिन फिर भी महत्व ना देते हुए भी आप देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा कि आंसू एक अच्छा काव्य है और आकर्षित करने वाला काव्य है, और जयशंकर प्रसाद की बड़ाई करनी पड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ला को। ठीक है, आप देखिए तो वो है आंसू। अगली रचना इनकी लहर। लहर की बात की जाए तो कवि ने मुक्त और स्फुट कविताएं इसमें संकलित करी हैं, और इसमें प्रसाद जी के प्रौढ़ और सुलझे हुए कवि हृदय की सर्जना माना जाता है। लहर में विलास की स्मृतियाँ, 2 दिन प्रेम की गोद में बिता लेने की आकांक्षा है, रूप और वैभव के चित्र हैं, जागरण की पुकार है, नियंत्रण की प्रवृत्ति है, आनंद का उल्लास है। तो कुल मिलाकर के लहर जो है उसमें बहुत सारी कविताएं संकलित है, और उन कविताओं में बहुत सारी क्वालिटी भी है, बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। इसमें प्रकृति के सुंदर चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे, ध्वनि, रस,
अलंकार, भाषा, सभी दृष्टियों से लहर जो कविता है या लहर की जो कविताएं हैं लहर काव्य संग्रह की, वो अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं हैं। श्री रामनाथ सुमन जी का मत है लहर काव्य संग्रह के संदर्भ में, कहते हैं कि काव्य जीवन को चिर आनंद का संदेश देता है, और उसे हम लहर के या लहर में अधिक रूप से स्पष्ट देखते हैं कि भाई ये आनंद देता है, काव्य जीवन को चिर आनंद देने का संदेश देता है, या काव्य पढ़ने से जो पाठक होंगे उनको आनंद की प्राप्ति होगी। ये लहर रचना के बारे में बताया। और सबसे फेमस इनकी जो रचना है वो है कामायनी। कामायनी की अगर बात की जाए तो कामायनी प्रसाद जी की ही नहीं बल्कि समग्र हिंदी साहित्य की चरम उपलब्धि है, और आधुनिक हिंदी महाकाव्यों में इसका स्थान सर्वोपरि है। इसमें भारतीय इतिहास को आदि पुरुष मनु और आद्या नारी श्रद्धा के संयोग, यानी सबसे पहले पुरुष हैं मनु और सबसे जो पहली नारी है वो है श्रद्धा, तो श्रद्धा और मनु के नवीन मानव सृष्टि के विकास की कहानी को सुंदर महाकाव्योचित रूप दिया गया है। क्योंकि सृष्टि का विनाश हो जाता है और श्रद्धा और मनु जो हैं वो बैठे हैं और वही एक प्रकार से अकेले होते हैं। आप देखते हैं कि कौन तुम संस्कृत जल तीर तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणा में सुंदर मौन, और चंचल मन का आलस्य सुना यह मनु ने मधुगुंजार मधुकरी का सा जब सारसंद सानंद किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद एक झिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। इस प्रकार से देखते हैं हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो इस प्रकार से कभी यहाँ पर आप देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो हैं उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है खास करके कामायनी में कि मज़ा आ जाता है पढ़ने में। और कामायनी का जो सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जो मैंने अभी भी आपके समक्ष आपको सुनाया है, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और इसकी पूरी की पूरी व्याख्या जो है मैंने करवा रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपको अगर हिंदी साहित्य का आप में से किसी को कोर्स भी लेना है तो आप ले सकते हैं, उसमें आपको PDF नोट्स भी मिलते हैं और आपको वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं। जितने भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उनकी PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी क्लासेस वहाँ पर होती रहेंगी, लाइव क्लास की लिंक भी आपको मिलती रहेगी समय समय पर, जब भी होगी क्लास आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर आप में से किसी को कोर्स लेना है तो 91 61 93 60 62 इसी पर आपको व्हाट्सअप करना है। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, वहाँ पर सभी कविताओं की व्याख्या आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा जो भी मॉडल पेपर होंगे उनके PDF नोट्स ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी, और जैसे ये क्लास आज की हो रही है इसका भी PDF नोट्स क्लास होने के बाद में उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको भी ये सारे के सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का PDF नोट्स है, कुछ हमारे द्वारा लिखित PDF नोट्स भी हैं, तो वो सब आपको भेज दिए जाएंगे। और फ़ायदा ये होगा आपका कि आप जो है अगले लगभग 5 सेमेस्टर के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो डायरेक्ट हमसे जुड़े रहेंगे आप, ये आपको सुनहरा मौका मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का मतलब है कि अगर आपका सोशियोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, हिंदी भी है, और भी सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस या अन्य सब्जेक्ट आपके और भी हैं, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, संस्कृत, तो सभी की कहीं ना कहीं पे PDF नोट्स या भी जो भी वीडियो लेक्चर बनेंगे वो सभी आपको उसी ग्रुप में मिलते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेगी। तो आप अगर कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मात्र और मात्र 100 रुपये में कोर्स लॉन्च किया गया है। जिन छात्र छात्राओं को लेना है तुरंत SMS करें व्हाट्सएप पर 91 61 93 60 62 पर आप लोग व्हाट्सएप SMS कर दीजिएगा, सर जी हमको हिंदी साहित्य BA प्रथम सेमेस्टर का या BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेना है। आप यही लिखेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स लेना है। आपके पास एक QR कोड मैं सेंड करूंगा, उसी पर UPI माध्यम से आपको मात्र और मात्र 100 रुपये सेंड करवा देने हैं। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर दीजिएगा बस। और उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चेक वगैरह करने के बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और ग्रुप से जैसे आपको ऐड कर दिया जाएगा तो उसके बाद में ग्रुप में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मिलती रहेगी। और ग्रुप में अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं उसको आपको मतलब प्लेलिस्ट के माध्यम से सेंड कर दी जाएंगी। आप आसानी से उन क्लासेस को देख लीजिएगा, और जितने भी PDF नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और जितनी भी क्लासेस उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैं सेंड कर दूंगा, आप आसानी से वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्लासेस उसमें बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो प्राइवेट फॉर्म में आपको मिलेंगी, और बहुत कुछ क्लासेस होंगी वो आपको सभी जगह मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के क्लासेस की एक तारतम्यता, एक क्रमबद्धता आपको वहाँ पर मिलेगी, और अच्छे तरीके से आप जान पाएंगे। तो अगर आप ऐसे किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं।
तो कामायनी महाकाव्य के बारे में चर्चा कर रहा था। तो प्रसाद जी ने कामायनी में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। और इस महाकाव्य में मानव को सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों की हृदय स्पर्शी व्यंजना आपको इस कविता में मिलेगी, इस काव्य में मिलेगी, महाकाव्य में। संचारी भावों की सफल अभिव्यक्ति कामायनी में हुई है। लज्जा का अत्यंत हृदयग्राही साकार चित्र देखते हुए हृदय आघाता नहीं है। आप देखिएगा लज्जा सर्ग से लेकर के 15 सर्गों में बटी हुई रचना है कामायनी, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कामायनी में काव्य भाषा का प्रौढ़ पारिष्कृत रूप देखने को मिलता है। उसमें लाक्षणिक प्रयोगों की प्रचुरता देखने को मिलती है कामायनी में। कामायनी की भाषा अत्यंत सशक्त है, समृद्ध है, पारिष्कृत है, परमार्जित है। भावों की गंभीरता है, सूक्ष्मता है, और सूक्ष्मता को व्यक्त करने की शक्ति भी आपको कामायनी महाकाव्य में मिलेगी। लक्षणा और व्यंजना दोनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है, और इसकी सहायता से कवि ने अपनी प्रतीकात्मक शैली को अधिक मार्मिक और प्रभावशाली भी बनाया है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा प्रसाद जी का जो एकदम से व्यक्तित्व और कवित्व का जो प्रखरता या एक प्रकार समन्वयता जो देखने को मिलती है, वो कामायनी महाकाव्य में आकर के देखने को मिलती है। और कामायनी प्रकृति चित्रण भी एक प्रकार से अपना विशिष्ट स्थान रखता है, और प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई ये रचना कहीं ना कहीं पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। कहीं ना कहीं पे क्या लगभग हिंदी साहित्य की, मैं तो कहूँगा कि हिंदी साहित्य में अगर रामचरितमानस के बाद दूसरा कोई महाकाव्य अच्छा नज़र आता है तो ये तो या तो कामायनी महाकाव्य आता है, या तो फिर साकेत मैथिली शरणगुप्त का आता है, फिर या तो आप देखिएगा जो रामधारी सिंह दिनकर का है महाकाव्य वो आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये रहा जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं जो कि बड़ी फेमस थी। अब एक प्रश्न जो मैंने आपको शुरुआत में ये समझाया था कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत आता है कि प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए, या प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं बताइए। ऐसा कुछ प्रश्न पूछेगा तो दोनों प्रश्न का उत्तर आपको यही लिखना है। प्रसाद जी की रचनाएं पूछेगा तो आप जो मैंने आपको बताया वो लिखना है, ठीक है। अभी कई सारी काव्य रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर में किसी भी उत्तर को लिखें तो भूमिका जरूर लिखें। भूमिका लिखने इसका मतलब ये होता है कि उसमें आप बताएं कि भाई प्रसाद जी ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं अपने काव्य में, और प्रसाद जी किस प्रकार के विचारधारा से संबंधित हैं, और किस काल के कवि हैं, और क्या क्या चीज़ें उनके बारे में और विशेषताएं हैं, वो उसको आप भूमिका में लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ और प्रमाण दे सकते हैं जिससे वो प्रतिनिधि कवि के रूप में सिद्ध होते हैं। जैसे कि देखें, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक, इतिवृत्तात्मक मतलब होता है खूब बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज़ को बताना। उपदेशात्मक मतलब किसी मतलब हर एक चीज़ में, हर दोहों में उपदेश देना, चाहे वो आप बात करें बिहारी की बात हो या आप केशवदास की बात हो। आप देखते हैं इतिवृत्तात्मकता इनमें है, खूब बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज़ को बताना, ठीक है। इतिवृत्त मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बताना, खूब ज़्यादा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करना, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग करना। स्थूल भाव निरूपणी कविता के विरोध में कोमल भावानुभूति को अभिव्यक्ति देने वाली लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दों से युक्त जिस स्वप्नमयी कोमल चित्त भाषा का प्रयोग काव्य में किया गया, वही छायावाद की स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मतलब क्या होता है, जहां पर आप देखते हैं मैथिली शरणगुप्त से लेकर के और जितने भी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग से संबंधित कवि रहे हैं, उन्होंने खूब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उपदेशात्मक और स्थूल भाव के प्रति कविताएं लिखी। स्थूल भाव मतलब खूब बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को लिखना, ठीक है। फिर खूब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखना, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके करना, मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अतीत का गौरवगान करना, वर्तमान को एक प्रकार सजग करना, ये सब किया द्विवेदी युग में। तो छायावाद जो था वो उसी का विद्रोह था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं एक आलोचक हैं हिंदी साहित्य के, और वो कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल मतलब जो द्विवेदी युग की और खास करके रीतिकाल की विशेषताएं रही हैं उसी के प्रति विद्रोह था, सूक्ष्म का विद्रोह था। और आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद वगैरह की रचनाओं में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, ज़्यादा विस्तारवादी शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर विस्तारवादी शैली का प्रयोग होता तो कामायनी महाकाव्य इतने पन्नों में, छोटे पन्नों में ना होता, बहुत बड़ा हो जाता कामायनी महाकाव्य, ठीक है। आप उसको उठा नहीं पाते, मतलब इतना वजन हो जाता, रामचरितमानस जैसा होता, आप ऐसे समझिए, उठा लेते। ऐसा एक अतिशयोक्ति में बोला मैंने। तो छायावाद जो है स्थूल के प्रति क्या है, सूक्ष्म का विद्रोह है। सूक्ष्म, छायावाद में सूक्ष्मता है और स्थूलता किसमें, द्विवेदी युग और जितने भी इसके पहले के जो खास करके काल रहे हैं, जैसे कि रीतिकाल में आप देखते हैं स्थूलता रही है, तो उसी का विद्रोह था। सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सीधी सपाट भाषा का काव्य मापक या काव्य माध्यम नहीं बनाया जा सकता। सूक्ष्मतम भावों की अभिव्यक्ति के लिए इस संसार की स्थूलता या स्थूल भौतिक से पृथक
उस निसर्ग से नाता जोड़ना पड़ता है जहाँ अक्षय सौंदर्य का भंडार मानवीय इच्छाओं और आत्मिक अनुभूतियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और संसार के भौतिकवाद से त्रस्त मानव प्रकृति से आत्मिक संबंध स्थापित कर असीम आनंद की प्राप्ति करता है। संसार से पलायन और प्रकृति की छाया को सुख भोगने या सुख खोजने की प्रकृति ही साहित्य में छायावाद के नाम से जानी जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर समझे, छायावाद जो है वो प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करता है। सबसे पहली बात, छायावाद में और तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं। छायावाद में एक तरफ प्रेम की व्यंजना होती है, दूसरी तरफ आत्म अभिव्यक्ति भी खूब बढ़ा चढ़ा करके होती है। राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना भी प्रबल है, प्रकृति प्रेम की भावनाएं देखने को मिलती हैं और छायावाद में रहस्यात्मकता भी खूब कूट कूट कर भरी है। व्यक्तिकता की तो बात ही मत करिए, व्यक्तिकता तो खूब ज़्यादा, इसको लेकर के आरोप भी लगे हैं छायावाद पर कि छायावाद व्यक्तिकता मतलब कि लगभग आप देखिए जयशंकर प्रसाद अपनी जीवन की व्यथाएं गा रहे हैं। निराला कहते हैं कि दुखी जीवन की मेरी कथा रही, जो क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। महादेवी जी कहती हैं कि जो है मैं नीर भरी दुख की बदली, करंदनों में चिर निस्पंद बसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों पर निर्झड़ी मछली। आंसू में कहते हैं यह इस करुणाकलित हृदय में बिकल लागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा छायावाद में व्यक्तिकता एकदम से सांपी है, या व्यक्तिकता के बारे में अगर बताएं तो मतलब अपनी अपनी बातों को कहने के माध्यम से लोग जो है समाज की बातों को एक प्रकार से दिखाने का काम करते हैं। अपनी अपनी जो खास करके उनकी जो बुराइयां हैं या खास करके जो उनकी व्यथाएं हैं, उनकी पीड़ा है कवियों की, उसी पीड़ा वही पीड़ा समाज की पीड़ा है। मतलब कि अपनी पीड़ा के माध्यम से कवि जो है वो समाज की पीड़ा को उद्बोधित करता है, समाज की पीड़ा को दिखाने का काम करता है अपनी रचनाओं के माध्यम से। छायावाद वो है, वेदना भाव आपको दिखेगा छायावाद में, सौंदर्य चेतना भी दिखेगी, नारी की महत्ता दिखेगी, ध्वन्यात्मकता दिखेगी, कल्पना प्रियता दिखेगी, मानवतावाद दिखेगा। और नारी की महत्ता तो यहाँ तक की है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पकतल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। और भी नारी के प्रति बड़ी श्रद्धा है यहाँ पर, और नारी को एक प्रकार से मात्र भोग की वस्तु ना समझा गया इसमें, और नारी को एक वस्तु के रूप में जो अभी तक रीतिकाल के कवि लोग समझते थे वो एकदम से हट करके और नारी को एकदम से एक देवी की भांति यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाता है छायावाद में। तो छायावाद की अगर बात की तो संसार से पलायन और प्रकृति की छाया में सुख भोगने की प्रकृति ही साहित्य में छायावाद के नाम से जानी जाती है। तो एकदम से प्रकृति की छाया के रूप में और बिंबात्मकता प्रतीकात्मकता आपको छायावाद में मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिएगा कुछ विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं, छायावाद की विशेषताएं खास करके। अच्छा, छायावाद की विशेषताओं में भी आप यही लिख सकते हैं, और प्रसाद जी की विशेषताएं अगर पूछेगा तो भी आप यही लिखेंगे, क्योंकि आशा सर्ग जो है कामायनी का, उसमें छायावाद की कुछ विशेषताएं हैं और उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता भैया, प्रेम का उन्मुक्त चित्रण करते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि इसलिए हैं क्योंकि छायावाद की जितनी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं जयशंकर प्रसाद के अकेले के काव्य में भी आपको मिल जाएंगी, इसीलिए छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद को हम लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता है इनके काव्य की या छायावाद की या इनके प्रतिनिधि होने की कि प्रेम का उन्मुक्त चित्रण करते हैं। ये जयशंकर प्रसाद प्रेम का उन्मुक्त चित्रण करते हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषता भी यही रही है। प्रसाद जी प्रारंभिक रचनाएं प्रसाद जी की लहर हो गई, झरना है, प्रेम पथिक है, इन सभी काव्यों में स्वच्छंद प्रेम वर्णन करते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और इस दृष्टि से अगर देखें तो छायावाद की जो शुरुआती जो विशेषता है उसमें भी जयशंकर प्रसाद अपने आप को एकदम से अव्वल दर्जे पर पाते हैं। आशा सर्ग में यद्यपि कोई भौतिक नारी पात्र नहीं है, तथापि प्रकृति में ही मनु नारी की कल्पना करते हैं और छायावादी श्रृंगारिक भावना इस सर्ग में प्रकृति के माध्यम से ही व्यक्त हुई है। ये एक प्रकार से विश्व में या प्रकृति में ही जो मनु है वो श्रद्धा के रूप में मतलब एक नारी को देखते हैं कि विश्व कमल की मृदुल मधुकारी रजनी तू किस कोने से आती, चूम चूम चल जाती पढ़ी हुई किस टोने से। तो एक प्रकार से ये उनको दिखता है कि भाई विश्व में या छायावाद में एक प्रकार से मतलब एक श्रृंगारिक भावना जो विद्यमान है वो खास करके जब मनु नारी की कल्पना करते हैं, ठीक है, तो वही पंक्तियां ये है आशा सर्ग में वर्णित हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा प्रेम की अभिव्यंजना या एक प्रकार से प्रेम का उन्मुक्त चित्रण जो है छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है, जिसमें जयशंकर प्रसाद को महारथ हासिल है। इसके बाद में दूसरी विशेषता ये है कि सौंदर्य का स्वच्छंद चित्रण करते हैं।
स्वच्छंद मतलब सौंदर्य का स्वच्छंद चित्रण करते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। कैसा करते हैं भाई? कहते हैं कि छायावादी कवि उन्मुक्त सौंदर्य के चित्रण की ओर अधिक आकृष्ट हुआ और प्रसाद जी ने सौंदर्य का मानवीय, प्राकृतिक और दार्शनिक तीनों रूपों का वर्णन किया है। सौंदर्य के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। मानवीय रूप होता है सौंदर्य का, प्राकृतिक रूप और दार्शनिक रूप। एक जो दार्शनिक होता है सौंदर्य को किस रूप में देखता है उसका भी वर्णन जयशंकर प्रसाद करते हैं। सौंदर्य का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसका भी वर्णन करते हैं, और सौंदर्य का जो मानवीय रूप है, कोई मनुष्य जो होता है, एक सामान्य मनुष्य जो सौंदर्य का रूप देखता है, तीनों रूपों का वर्णन जो है वो जयशंकर प्रसाद करते हैं। तो सौंदर्य का स्वच्छंद चित्रण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दार्शनिक सौंदर्य की बात करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता। तो रमणीय, अत्यंत रमणीय, हे अत्यंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा सौंदर्य का स्वच्छंद चित्रण करते हैं। और आप देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुकुला अंग, खिले हो जो बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इस प्रकार से उन्मुक्त होकर के, उन्मुक्त भाव से सौंदर्य का चित्रण करते हैं। उनको श्रद्धा और मनु जो है बैठे हुए हैं। श्रद्धा की अगर बात की जाए तो श्रद्धा का एक प्रकार से नीला अंबर, मतलब कि नीला, एक प्रकार से नीला आसमान भी होता है, और नीले कलर का एक प्रकार से साड़ी है या वस्त्र है, नीला परिधान है। नील परिधान, परिधान माने कपड़ा। तो नीले परिधान में एक प्रकार से जो फटा हुआ थोड़ा सा कपड़ा कहीं पर फटा हुआ है थोड़ा सा, और एक अधखुला अंग, थोड़ा सा अंग जो है दिखता है श्रद्धा का। किसको? मनु को। तो मनु उसी पर कहता है कि जो है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हों ज्यों बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार से प्रतीत होता है भैया उनका जो है श्रद्धा का जो थोड़ा सा खुला हुआ अंग है, वो जैसे कि नीले आकाश में बिजली चमकती है, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जिस प्रकार से गुलाबी रंग की बिजली जो होती है वो चमकती है आकाश में, नीले आकाश में, उसी प्रकार से नीले परिधान में जो श्रद्धा है, नीले वस्त्र पहने जो श्रद्धा है, उनके उनके उस नीले वस्त्र के बीच से जो थोड़ी सी उनका जो थोड़ा सा अंग दिख रहा है वो बिजली की भांति चमक रहा है। वो गुलाबी रंग जो है, जैसा लग रहा है कि आसमान में बिजली चमक रही है। ऐसी सौंदर्य की जो है एक प्रकार से कल्पना केवल कोई कर सकता है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो प्रेम का या सौंदर्य का स्वच्छंद चित्रण करते हैं। इसके अलावा तीसरी विशेषता है जयशंकर प्रसाद की आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति। ये भी छायावाद की प्रतिनिधित्वता को स्वीकार या प्रतिनिधित्वता के मापदंडों पर खरी उतरती विशेषता है आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति। चूंकि छायावाद में आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति खूब हुई है, व्यक्तिकता छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। और प्रसाद के काव्य में व्यक्तिकता सर्वत्र दिखाई पड़ती है। आंसू आप देखिए उनकी आत्म अनुभूति का श्रेष्ठतम व्यापक स्वरूप है, मतलब उनकी आत्मा का काव्य है, उनका विरह काव्य है। ये संसार का विरह काव्य नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का विरह काव्य है। ठीक है, तो छायावाद के जितने भी कवि हुए हैं वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो अपने जीवन की जो व्यथा है उसका गान जरूर करते हैं अपनी रचनाओं में। यानी घोर व्यक्तिकता है, मतलब व्यक्तिकता है कि अपनी बातों को एक प्रकार से अपने काव्य में लाते हैं। वो अपनी जो विचारधारा है उसको काव्य में लाते हैं, विचारधारा तो लाते हैं लेकिन अपनी जो दुख है अपने जीवन का वो भी काव्य में दिखता है, वही होती व्यक्तिकता। तो कामायनी में भी उसकी आत्म अनुभूति अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, तो इसलिए छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। चौथी विशेषता ये है इनकी कि काल्पनिकता। और छायावाद की विशेषता कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट काल्पनिकता, रहस्यात्मकता, ये सब बहुत ज़्यादा विशेषता है। तो छायावाद काव्य में काल्पनिकता अपने संपूर्ण वैभव के साथ प्रकट हुई है। और प्रसाद की कल्पना में इंद्रधनुषी चित्र कामायनी में उपलब्ध होती है। इंद्रधनुषी मतलब एक प्रकार से कल्पना के 7 रंग आपको दिखते हैं, कल्पना के कई रंग आपको दिखते हैं, कई प्रकार की कल्पना, यानी कल्पना के जितने रूप होते हैं। इंद्रधनुषी चित्र मतलब सीधा सीधा होता है कि जितने मतलब इंद्रधनुष में चूंकि कई कलर होते हैं ना, 7 कलर होते हैं, विव और पूरा। तो इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की कल्पना जो है, जितनी भी कल्पना के मापदंड होते हैं, जितने भी कल्पना के प्रकार होते हैं, सारे के सारे प्रकार जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी कल्पना से प्रसाद जी ने नीरवता, गरिमा, जड़ता और अतिम सूक्ष्मतया भावों को भी साकार कर दिया है, उसको अच्छे से अच्छे रूप में प्रकट किया है। पांचवी विशेषता जयशंकर प्रसाद की काव्य की रहस्यवादी भावना। और छायावाद की सबसे प्रबल विशेषता रही है रहस्यवादी भावना। रहस्य का पुट होना छायावाद की एक विशेषता है, और प्रसाद जी भी अपनी कविता के माध्यम से उसे अज्ञात और असीम सत्ता के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, जो अव्यक्त
रहकर इस दृष्टि का संचालन करती है। मतलब रहस्यात्मकता जो कबीर के यहाँ आपको दिखती है वही छायावाद में आपको दिखती है। यानी कि एक प्रकार से एक परम सत्ता है जो कि दिखाई नहीं पड़ती है, और उसी परम सत्ता की खोज में एक प्रकार से जो आत्मा होती है वो भटकती रहती है, और अंतोगत्ता उसी परम सत्ता में विलीन हो जाना है। तो रहस्यात्मकता छायावादी काव्य में आपको दिखती है। इसके अलावा दार्शनिकता भी आपको दिखेगी छायावाद काव्य में। दार्शनिक भावनाओं की अभिव्यक्ति छायावाद की एक अन्य विशेषता रही है। और प्रसाद जी के काव्य में अगर आप देखेंगे तो स्थान स्थान पर जगह जगह पर उनकी दार्शनिक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है, क्योंकि प्रसाद जी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, और वे कहीं बौद्धों के करुणावाद की बात करते हैं, तो कहीं जो शैव धर्म का जो प्रतिभिज्ञावाद का दर्शन है उसकी बात करते हैं, कहीं पर उपनिषदों की जो ब्रह्मवाद की अवधारणा है उसकी व्याख्या करते हैं, तो कहीं पर पुराणों की बात करते हैं, कहीं पर एक प्रकार से वेदों की बात भी करते हैं, कहीं कहीं पर मतलब जयशंकर प्रसाद। तो दर्शन जितने भी हैं, चाहे वो भारतीय दर्शन हो चाहे बौद्ध, मतलब भारतीय दर्शन के ही बात करते हैं खास करके वो, ठीक है। तो वो एक प्रकार से शैव, वैष्णव, बौद्ध, उपनिषद सभी जितनी भी एक प्रकार से उस समय दर्शन थे, खास करके छह दर्शन हैं, उन छह दर्शनों में से अधिकतर दर्शनों पर एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद की दृष्टि गई, और उन सभी को अपने काव्य में उन्होंने रखने का काम किया है। वो उन्होंने उपनिषदों में ब्रह्मवाद की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि मौन, क्या कहते हैं भैया, कहते हैं मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुमको यहाँ कहाँ अब ठाव। इस प्रकार से ये जो है जयशंकर प्रसाद बड़े ही एक प्रकार से अच्छे तरीके से दार्शनिकता के पुट या उपनिषदों में जो ब्रह्मवाद की बात है कि मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट भाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुमको यहाँ कहाँ बैठाऊं। मतलब एक प्रकार से जो यहाँ का जो एक प्रकार से मनुष्य है वो नश्वर है, जो शरीर है नश्वर है, आत्मा जो है वो अजर अमर है, अविनाशी है, वो भंग नहीं हो सकती, लेकिन आपका शरीर जो है वो मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाना है, ये स्वाभाविकता है, और ये एक प्रकार से वास्तविकता ही रही है। सातवीं विशेषता रही पलायनवादिता। जयशंकर प्रसाद की बात की तो पलायनवादिता भी एक प्रकार से जहाँ पर एक तरफ छायावाद की विशेषता रही, वहीं पलायनवादिता जयशंकर प्रसाद के काव्य में आपको देखने को मिलती है। छायावादी कवि संसार के अब अति भौतिकवाद से उबा हुआ परिस्थितियों से पीड़ित और निराशा से या निराशा के गर्त में डूबा सा रहता है। छायावादी कवि असंतोष की भावना उसे पलायनवादी बना देती है। भौतिक संसार से वह एकदम से बहुत ज़्यादा निराश है, वह संसार से, जीवन से दूर रहना चाहता है, सांसारिक भोगों से दूर रहना चाहता है छायावाद का कवि, ठीक है। तो एक प्रकार से पलायनवादिता है किसके प्रति, जो भौतिक संस्कृतियां हैं उसके प्रति, जो भौतिकवाद है उसके प्रति, ठीक है, जो चकाचौंध भरी दुनिया है उसके प्रति विद्रोह की भावना है, पलायनवादिता है उसके प्रति। आठवां है प्रकृति के प्रति व्यामोह। छायावाद में प्रकृति का वर्णन जरूर हुआ है। आपको बता दूं, जैसे कि आप देखते हैं पंत जी को, आप देखिए जयशंकर प्रसाद के काव्य में भी प्रकृति का सुंदर मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा प्रकृति के सुकुमार कवि तो रहे ही हैं सुमित्र नंदन पंत, ठीक है। तो छायावाद के कवि को प्रकृति के प्रति विशेष व्यामोह है, मतलब विशेष उनके प्रति लगाव है प्रकृति के प्रति। प्रकृति के दोनों रूपों का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है, और संसार से नाता तोड़ करके प्रकृति से नाता जोड़ता है उसे, क्योंकि जो भौतिक संसार है उससे पलायनवादिता है, लेकिन प्रकृति के प्रति व्यामोह है, मतलब कि जो प्रकृति है उससे एक प्रकार से, या जितनी भी प्रकृति है उसमें रहना चाहते हैं। गाँव की विशेषता बताते हैं, गाँव ज़्यादा प्रिय है, शहर कम प्रिय है इन लोगों को, ऐसे विचारधारा के हैं, और संसार से नाता तोड़ करके प्रकृति से नाता जोड़ते हैं। उसे प्रकृति की कोण में असीम सुख मिलता है, शांति और शीतलता प्राप्त होती प्रकृति के साथ रहते वक्त, और प्रकृति का सौंदर्य उसे संसार के हर सौंदर्य से अधिक मोहक प्रतीत होता है। पवन से या पवन में प्रेरित उसके नील कम अंचल को देख करके कवि बरबस कह उठता है। क्या कहता है कवि जयशंकर प्रसाद, कहते हैं कि पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट रहा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, उरी उठा बेसुध चंचल। तो इस प्रकार से प्रकृति आप देखते हैं, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, ठीक है, नैनों में भरी सुहाग। कई प्रकार की आप कविताओं को देखिएगा जो जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं, जो कि प्रकृति के प्रति एकदम से उदार भाव प्रकट करती हैं, प्रकृति को अपना मानती हैं, भौतिक संसार से एक प्रकार से नाता तोड़ती हैं और जोड़ती हैं नाता प्रकृति से। तो
आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जो है, जो इनका काव्य है, वो निश्चित तौर पर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह तो है ही। इसके अलावा प्रकृति, मतलब जो है जयशंकर प्रसाद के जो काव्य की प्रकृति है, वो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि वो एक प्रकार से प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद छायावाद के। और छायावाद की जितनी विशेषताएं हैं उन सभी पर खरे उतरते हैं जयशंकर प्रसाद। नौवीं बात है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद, इसको कहा किसने था? इसको कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद का आरंभ ही हुआ था स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह के कारण। प्रसाद जी की कविता में छायावाद की यह प्रवृत्ति हमेशा आपको दिखाई पड़ती। वो हमेशा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ की बात नहीं करते, ज़्यादा विस्तारवादी शैली का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, स्थूलता की बात, मतलब वो सूक्ष्मता की बात करते हैं, स्थूलता की बात नहीं करते हैं। ठीक है, अगली विशेषता मानवीकरण। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, मतलब प्रकृति को मानव के रूप में दिखाने का काम किया गया है और अत्यधिक महत्व दिया गया है खास करके छायावाद में। और जयशंकर प्रसाद जी भी छायावाद की जो विशेषता है मानवीकरण, उसको स्वीकार करते हैं। छायावादी कभी प्रकृति के विविध उपादानों को दंड नहीं मानते हैं। वो प्रकृति उसे सजीव मानव सी हंसती दिखाई पड़ती है जयशंकर प्रसाद को, कि प्रकृति हंसती है सजीव होकर के, गाती है, सोती है, जगती है, रोती है। मतलब प्रकृति का मानवीकरण किया गया, मतलब कि प्रकृति को एक मानव के स्वरूप में, प्रकृति को जिंदा मनुष्य के रूप में एक प्रकार से बात की गई, सजीवता प्रकृति को दी गई है। प्रकृति को एक प्रकार से देवी की भांति समझा गया है। उसको मानव सी प्रकृति हंसती है, मानव सी गाती है, सोती है, जागती है, रोती, खिलखिलाती है, संवेदनपूर्ण होती है, उपदेशिका है, एक प्रकार से संदेह वाहिका है, संदेश भेजने वाली है, संदेश वाहिका है। कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा प्रकृति जो है उसका मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को मानव के स्वरूप में देखा गया है, प्रकृति में जीव की कल्पना की गई है। ये छायावाद की विशेषता है और जयशंकर प्रसाद की भी ये विशेषता रही है। इसके अलावा नए नए उपमान, नव्य उपमान की बात भी जयशंकर प्रसाद करते हैं अपनी कविताओं में। ठीक है, नव्य उपमान की अगर बात की जाए तो परंपरागत प्राचीन उपमानों के स्थान पर नए नए उपमानों का प्रयोग छायावादी कविता की विशेषता रही है। छायावादी शैली में अधिकांश उपमान अमूर्त और सूक्ष्म चुने गए हैं। मतलब अमूर्त मतलब कि जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिसको आप ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, उन भावों को इसमें उपमान दिया गया है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे भावों को दिया गया। आशा नामक अमूर्त मनोभाव के लिए कितने अमूर्त उपादानों का प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने किया है। और इस दृष्टि से देखें तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। उपसहंकार, आप भी जब भी आप लिखें तो भूमिका सबसे पहले आपको लिखना होता है किसी भी उत्तर में, और सबसे बाद में आपको उपसहंकार लिखना होता है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो अंत में आप ये लिख सकते हैं कि यह स्पष्ट हो गया है कि प्रसाद जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे और कामायनी छायावादी शैली का अनुपम काव्य है और इसका प्रत्येक सर्ग छायावादी विशेषताओं से अनुप्राणित है। और इस दृष्टि से देखें तो छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब छायावाद की विशेषताएं भी रही जो मैंने आपको बताई, और जयशंकर प्रसाद की विशेषताएं रही। कुल मिलाकर के अगर देखें तो छायावाद की विशेषता या एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद की विशेषता पूछे, या फिर आपसे पूछे छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का मूल्यांकन करें, तो आप किन तत्वों पर मूल्यांकन करेंगे? मुख्य रूप से 10 तत्वों पर मूल्यांकन आप करेंगे। कौन कौन से भैया? सबसे पहला तत्व है आपका प्रेम तत्व की व्यंजना। प्रेम तत्व की व्यंजना होती छायावाद में, पहली बात। दूसरी बात, आत्म अभिव्यक्ति होती, खूब बढ़ा चढ़ा करके, मतलब आत्मा की बात, अपने खुद की बात अपने काव्यों में रखते हैं कवि लोग। तीसरी बात, राष्ट्रीयता और देश प्रेम की बात होती है यहाँ पर। ठीक है। चौथी बात, प्रकृति प्रेम भी आपको जयशंकर प्रसाद या अन्य कवियों में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रहस्यात्मकता आपको छायावादी कवियों की विशेषता में मिलेगा। व्यक्तिकता भी मिलेगी। इन सभी को अभी मैंने समझा, व्यक्तिकता, रहस्यात्मकता सबको मैं समझा चुका हूँ। एक क्विक रिवीजन के रूप में मैं एक इसको आपको बता रहा हूँ। वेदना भाव आपको मिलेगा खूब ज़्यादा एकदम से, मतलब आप देखिएगा चारों लोगों को, चाहे जयशंकर चारों पिलर हैं, 4 पिलर हैं छायावाद के। कौन कौन से? प्रसाद, पंत और निराला और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं प्रसाद, पंत, निराला। यानी छायावाद के ब्रह्मा है कौन? प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के विष्णु है कौन? सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है। और छायावाद के महेश हैं यानी शंकर भगवान है कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद की दुर्गा कही जाती है महादेवी वर्मा जी। ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। कवि त्रयी में कौन शामिल है छायावाद की? प्रसाद, पंत, निराला शामिल हैं। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इन सभी रचनाओं में आपको इन सभी के रचनाओं में वेदना भाव आपको मिलेगा और सौंदर्य चेतना भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नारी की महत्व आपको मिलेगी। 10वीं बात, मानवतावाद की भावना आपको मिलेगी। और इसके अलावा कल्पना प्रियता और ध्वन्यात्मकता भी एक प्रकार से छायावाद की प्रबल विशेषता रही, जो कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में भी मिलती है और अन्य छायावादी कवियों के काव्य में मिलती है। लेकिन जितना
छायावादी कविताओं की विशेषता जो रही हैं वो एकदम से, अगर आप जयशंकर प्रसाद की कविताओं की विशेषता को जान लेंगे तो आप समझिए कि छायावाद की कविताओं की विशेषता आपने समझ ली। ठीक है, तो आपसे छायावाद की कविताओं की विशेषता पूछे, चाहे आपको जयशंकर प्रसाद की कविताओं की विशेषता पूछे, चाहे आपसे पूछे कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का मूल्यांकन करें या सिद्ध करें कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि रहे जयशंकर प्रसाद, तो आप आसानी से इन्हीं इन्हीं 12 मापदंडों पर आप सिद्ध कर सकते हैं। इन्हीं में से 10 या 8 मापदंड अगर आप उठाएंगे तो उन्हीं पर आप उनको फिक्स कर दीजिएगा। तो ये आपके कौन कौन सी चीजें, प्रेम तत्व की व्यंजना, आत्माभिव्यक्ति, राष्ट्रीयता और देश प्रेम, इसके अलावा राष्ट्रीयता और देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, रहस्यात्मकता, व्यक्तिकता, वेदना भाव, सौंदर्य चेतना, नारी की महत्ता, मानवतावाद, कल्पना प्रियता और ध्वन्यात्मकता, ये 12 तत्व ऐसे हैं जो कि आप एकदम से स्वीकार करिए और इन्हीं पर एक प्रकार से आप फोकस करके पढ़िए। बाकी जो है मैंने आपको बता ही दिया है। इसका पीडीएफ नोट जो होगा वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो अगर आप में से किसी को कोर्स लेना है तो आप ले सकता है। कोर्स आपको लेने के लिए पूरा हिंदी साहित्य आपको पढ़ने के लिए, और उसमें आपको जितनी भी कविताएं हैं उन सभी की व्याख्या वगैरह आपको मिल जाएगी, और खास करके उसके लिए वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स और कुछ पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का संपूर्ण पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लेना है और भी पीडीएफ नोट जो भी आपके सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या अन्य सब्जेक्ट के होंगे वो भी ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो अगर आपको कोर्स लेना तो मात्र आपको 100 रुपये खर्च करने होंगे। 100 रुपये आपका कोर्स का प्राइस रखी गई आप लोगों के कहने पर। 91 61 93 60 62 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आप लोगों को एसएमएस करना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। आपको कोर्स के लिए तो तुरंत मैं आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने हैं। यूपीआई माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, जो कुछ भी आप चलाते हैं उसी से आपको सेंड कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप सेंड करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, और उसके बाद में मैं आपको ऐड कर दूंगा चेक करने के बाद में। और जैसे ही मैं आपको ऐड करूंगा, अच्छा आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, बस आप बता दीजिएगा कि सर जी जो है मैंने करवाया, आप स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको ऐड करवा दूंगा। ठीक है, ग्रुप में आपको ऐड हो जाएंगे आप, और उसके बाद में ग्रुप में ऐड होने से पहले आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। उसके बाद में ग्रुप में बाद में जो क्लासेस होंगी उसकी लाइव क्लास और जो भी वीडियोज़ आपके पहले से उपलब्ध हो चुके हैं वो सारी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जो मतलब कि एक प्रकार से आपका जो कविताएं हुई हैं चैप्टर वाइज सारी कविताओं की व्याख्या, कुछ कविताएं 10-12 कविताएं बची उनकी व्याख्या जल्दी हो जाएगी। तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, और अन्य सब्जेक्ट के भी वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी बनेंगे वो भी मिल जाएंगे ग्रुप में, आपको वो मैं सेंड कर दूंगा। तो आपका फायदा ही फायदा है। तो अगर आप में से किसी को लेना तो ले सकते हैं, बाकी आप अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यूट्यूब पर भी आप हमारे चैनल से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको खर्च करना 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत छोटी चीज़ है 100 रुपये, सभी के पास मिनिमम होगा, इसीलिए मैंने इतना छोटी प्राइस रखी, इतनी कम प्राइस रखी ताकि आप में से सभी लोग उसको पढ़ पाएँ। आप लोगों के कहने पर ही कोर्स लॉन्च किया गया, बाकी मेरा कोई मंतव्य नहीं था कोर्स पढ़ाने का। मेरा मंतव्य होता है कि मैं यूट्यूब पर सारा का सारा खुद ही, मतलब पूरा का पूरा एकदम से फ्री में पढ़ा दूँ। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि आप लोग उसको पढ़ने में थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा आप उसको पढ़ते नहीं हैं, वीडियो कम देखते हैं, और आप लोग उसमें आकर के बातचीत करते हैं। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा, और आप में से बहुत सारे लोगों ने लगातार मुझे पर्सनल फ़ोन किया कि सर जी कोर्स लॉन्च कीजिए, हिंदी का पढ़ाइए, हिंदी का पढ़ाइए। तो मैंने एक प्रकार से हिंदी के लिए आपके लिए व्यवस्था करी, तो आप में से जिनको लेना है वो आप ले सकते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए गुड नाइट, आई लव यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।